अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना बादशाह। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब करेंगे परवास, क्योंकि उन्हें इजाज़त मिल गई है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दे दी है, वो बैरून मुल्क जा सकते हैं और इसी वजह से सुबह उनकी रवानगी है। तकरीबन 4:30 बजे गैर मुल्की एयरलाइन से वो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं जो उनके पीछे हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला आया, हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तोपों का रुख उनकी जानिब हो चुका है और मुसलसल वज़रा की जानिब से तनकीद की जा रही है कि किस तरह से एक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस शख्स को इतना रिलीफ मिल जाए अदालत से। ब्लैक लिस्ट में उनका नाम था जो कि निकाल दिया गया अदालत के ऑर्डर पर और अब वो बाहर जा सकते हैं। लेकिन इस फैसले के क्या असरात होने जा रहे हैं, मुल्की निज़ाम अदल के हवाले से भी हमने देखा है कि ये रिलीफ उन्हें पहले भी मिला है जब ज़मानत मिली और अब उन्हें बाहर जाने का भी इजाज़तनामा मिल गया है। तो उसके बाद अब मुल्की सियासी सूरत हाल क्या होने जा रही है, उनके दौरे का मकसद क्या है, क्या वो वापस आ जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर भी बात होगी। तो आपको खुशामदीद कहती हूँ आज के शो में। इमरान साहब, शहबाज शरीफ साहब क्यों जा रहे हैं और क्या ख्याल है, वापस आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, शहबाज शरीफ 100% वापस आएंगे। अच्छा, हाँ जी, वो बड़ी कैलकुलेटेड मूव कर रहे हैं शहबाज शरीफ। मैंने आपसे पहले भी कहा था, शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त अपने आप को एक बेहतर मुतबादिल के तौर पे साबित कर रहे हैं। शहबाज शरीफ देखें क्या कर रहे हैं। अगर आप कल का देख लें, वो इस्लामाबाद में थे, लेकिन PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान से जो उनकी मुलाकात इम्कानी तौर पे होना भी थी, वो भी नहीं हुई। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शहबाज शरीफ ने जानबूझ के वो मुलाकात नहीं की और बाद में मौलाना से टेलीफोन पे गुफ्तगू की ताकि ताकतवर हलकों को ये पैगाम दें कि डिस्टेंस कर लिया खुद हाँ को जी। उनसे। इसी तरह अब शहबाज शरीफ जा रहे हैं फौरी तौर पे लंदन। एक तो उन्होंने अपने इलाज की गर्ज से जाना है, दूसरा उनका ये मामला है कि वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ से वो मिलेंगे और वो मामला जो ताकतवर हलकों और इनके दरमियान बहुत सारी चीज़ें आपस में जो हुई हैं उन पे भी उनसे डिस्कस करेंगे। और ये शहबाज शरीफ का दौरा मैं समझता हूँ उनके इलाज के लिए भी, खैर इलाज तो उनका वो रूटीन का एक चेकअप होता है जो हर 6 माह के बाद, जब से उनका कैंसर का इलाज हुआ उन्होंने हर 6 माह के बाद जाना होता है। उसके बाद वो अपने भाई से भी मिलेंगे और आप ये देखें कि यहाँ पे भी रिहा होने के बाद उन्होंने ना सिर्फ बरतानवी सफारतकार से भी मुलाकात की थी, बल्कि कल उन्होंने शहजादा फिलिप के इंतकाल पे भी अफसोस का इजहार किया था। तो कड़ियों से कड़ियां मिला दी आपने। तो ये काफ़ी अहम मैं समझता हूँ कि है। अच्छा। इस शहबाज शरीफ का। ठीक है हिलाली साहब, आपका क्या ख्याल है, मामला सिर्फ इलाज का है या कुछ और भी है पीछे बैकग्राउंड में? और फिर ये भी कि कोर्ट ने भी उनको एक दफ़ा फिर से रिलीफ दिया है, तो इस फैसले को भी कैसे देखते हैं आप? जबरदस्त कोर्ट ने रिलीज दिया है। इस जाने के पहले उन्होंने इधर तक नहीं पूछा कि तुम्हारा जो पहला गारंटी लिख के दिया था कि तुम अपने भाई को वापस ले आओगे फलाने हफ्ते में, 4 हफ्ते में, जो भी था, उसका क्या हुआ? पूछा ही नहीं उसको। और इधर तक भी नहीं पूछा कि भाई अगर तुम समझते हो कि भाई तुम्हारा वापस नहीं, उस भाई ने आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया है और मेडिकल ट्रीटमेंट का भी एक रिपोर्ट नहीं भेजा। तुम किस किस्म के इंसान हो कि तुम हमारे पास आए हो और तुम हमें पूछ रहे हो कि मुझे एक दफे और जाने दें, हालांकि मैं एक गारंटी झूठा था। समझ सकते हैं आप? तो आप खुश नहीं है कोर्ट के फैसले से? माफ करिए। लेकिन नहीं सुनिए, नहीं कोर्ट का फैसला नहीं, तरीके भी सुनिए। जज साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल को कि तुम्हें आधा घंटा मैं देता हूं, जल्दी से जाओ, गवर्नमेंट को पूछो कि उनका क्या राय है इस मामले में। कोई मामला था, आधा घंटा, हाय इतनी जल्दी थी, आधा घंटा सिर्फ। मगर 3000 बेवाओं को और 900 पेंशनर्स को, जिनको 42 मंथ्स, 4 साल, नियरली 4 साल के लिए पेंशन नहीं मिला है और उस जजमेंट जो उनके हक में हुआ था उसका स्टे ऑर्डर भी नहीं मिला है, उसके बारे में तो इनको ख्याल ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। मरो तुम। ये क्या मुल्क है भाई? ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये एक पाइनएप्पल स्टेट है।
ये एक पाइनएप्पल स्टेट। ठीक है, आप ना खुश हैं इस हवाले से, लेकिन एक तरफ अगेन वो बात है। ठीक है हिलाल साहब, मैं दोबारा भी आती हूँ आपकी तरफ। एक तो इसमें दो बातें हैं कि एक तो उनका नाम ECL में नहीं था, ब्लैक लिस्ट में था, जो कि कंपैरेटिवली सॉफ्ट है ECL से, और दूसरा फिर इमरान साहब ये भी तो बात है ना कि वो फवाद चौधरी साहब भी इसी किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी चीजें होने वाली हैं बेहतर। हिलाली साहब का दर्द मैं समझ सकता हूँ, ये प्रॉब्लम समझे। केस इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं था। जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनको ये भी समझना चाहिए कि केस क्या था। अदालतों में ये नहीं होता कि अगर एक बंदा कातिल है, कत्ल के इल्ज़ाम में अगर एक बंदा वहाँ कटहरे में खड़ा है, तो उससे ये नहीं कहा जाता तुमने वो किया था, तुमने वो किया था, तुमने वो किया था। पर्टिकुलर केस हमेशा डिस्कस होता है। आज केस क्या था? केस था ब्लैक लिस्ट का, और उसमें जो कानून कहता है सही है, उसके मुताबिक अगर आप देखें तो 2006 का जो पासपोर्ट एंड वीज़ा मैनुअल के मुताबिक किसी भी ऐसे आदमी का नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता जो किसी एंटी स्टेट एक्टिविटी में मुलव्वस ना हो। यानी कि एंटी स्टेट एक्टिविटी में मुलव्वस जो लोग होते हैं उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, कानून ये कहता है। अब इशू ये है कि आपने जिस कानून के तहत, वो फवाद चौधरी साहब हों, शहबाज गिल साहब हों, या जितने भी इस वक्त PTI के लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं, ज़रूर करें। हो सकता है कि शहबाज, अभी जो हिलाली साहब कह रहे थे, शहबाज शरीफ इससे भी ज़्यादा बड़े लुटेरे हों, हो सकता है इससे भी ज़्यादा उनका अंदर रहना ज़रूरी हो, लेकिन इस वक्त पर्टिकुलर केस क्या था? ये सवाल गंदम जवाब चने वाली बात नहीं होती। आपने डिस्कस तो ये करना है कि आज मामला क्या था, आज केस क्या था। आज केस था ब्लैक लिस्ट का। उसमें अदालत ने, जैसे मैंने उस दिन बताया था, पेपर जस्टिस होता है जो उनके सामने सबूत रखे जाते हैं, उसके बिना पे अदालतों ने फैसला देना होता है। अब अगर आपके सिस्टम में खराबी हैं तो 3 साल हो गए हैं, आप उस सिस्टम को दूर करते, खराबियों को दूर करते, या कम से कम उन खराबियों को दूर करने की कोशिश ही करते, उसका आगाज ही करते। तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ना, ऑपोजिशन साथ ही नहीं बैठती है, ना कोई तरमीम होती है। उन्होंने कब बिठाने की कोशिश की? हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हिलाली साहब आपका कमेंट। ये मेरा कमेंट सिर्फ ये है कि एक बड़ा अच्छा नया डेफिनेशन हमें मिला है एंटी स्टेट क्या होता है। माने स्टेट के पैसे आप लूट लें, पब्लिक कमीशंस, किकबैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग, फॉल्स अकाउंट्स आप कर सकते हैं, मगर वो एंटी स्टेट नहीं है। वो फिर क्या है? वो क्या प्रो स्टेट है? देखिए, एक मिसेस यास्मीन है, हेल्थ मिनिस्टर, वो औरत कीमोथेरेपी ले रही है मगर रोज आके काम कर रही है। ये साहब 15 साल हो गए हैं कैंसर रिकवरर है, 15 साल हो गए हैं कैंसर से, मगर इनको आप इजाजत दे रहे बाने नहीं, इनको आप साजिशों के लिए इजाजत दे रहे हैं, कंसल्टेशंस के लिए इजाजत दे रहे हैं। जाके उन लोगों को मिले, इंक्लूडिंग फॉरेन पावर्स, बाहर के जो इस मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। हिलाली साहब, इस पे तो फिर आप जवाब दें कि आपके फेवरेट वजीर आजम ने क्यों इजाजत दी नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने की? वजीर आजम की इजाजत से वो बाहर कानून की बात आती है, नहीं, जब कानून की बात आती है कोई फेवरेट्स नहीं होते हैं। याकूब इमरान साहब, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, मगर आप भी, अगर आपने मेरे सामने लूटने लग गए तो मैं भी नहीं छोड़, आप मुझे छोड़ेंगे ना मैं आपको छोड़ूंगा, ठीक है क्या? ऐसे ही तो फिर ये ना कहें आपको कि मेरा फेवरेट और मेरा नहीं, क्या है, मगर वो क्या कर सके, उसकी गद्दी जाएगी। अगर उसने इनकार किया उसकी गद्दी जाएगी, तो फिर इसका मतलब, और उसके लिए भी एक कानून आ जाएगा। इसका मतलब उसके लिए भी शायद उसको जेल में ले जाए, कहे तुम एंटी स्टेट काम कर रहे हो भाई। नहीं हिलाली साहब, उनको जाओ साजिशें करने दो। हम तो डिस्ग्रेस। हिलाली साहब, हम तो ये समझते थे ना कि इमरान खान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो इस चीज पे नहीं जाएंगे, वो अपनी गद्दी जाने का फिक्र नहीं करेंगे, वो हुकूमत जाने का फिक्र नहीं करेंगे, वो ऐसे बोल्ड स्टेप्स लेंगे जिनके जरिए से वाकई ही पाकिस्तान में तब्दीली कानून तो नहीं ले सकते ना। अब वो वजीर आजम तो नहीं रोक सकता कि भाई मैं नहीं जाने दूंगा शहबाज शरीफ को। नहीं, मैं तो शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वजीर आजम ये तो कर सकते थे ना जब उन्होंने इजाजत दी थी आप नवाज शरीफ को बाहर स्टे ऑर्डर लें। वजीर आजम ने इजाजत दी थी नवाज शरीफ को बाहर एक तरीके हैं। उस वक्त भी तो यही साहब अदालती काम को छोड़ दें, हम दूसरी अब सियासी पहलू पे आ मैं वही बात कहने वाली हूँ कि खैर उस वक्त भी बात ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की थी और उस पर कैबिनेट ने नहीं तो उस पर कायम हो रहे थे।
डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो बात की, मैं समझता हूं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद एक ऐसी बहादुर खातून है। मैं तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को सल्यूट करता हूं कि इतने बीमारी के बावजूद और कोरोना जैसे काम में जिस तरह से वो मेहनत कर रही, उनके काम से, उनके तरीकाकार से आपको 1001 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जिस बहादुरी के साथ अगर आप इस बीमारी से करते हैं इस तो बीमारी इसके से नाम पे थूके हैं इस ना। बीमारी ये देखिए ना, अब आप फिर कहते हैं कि जी ऐसे ना कहें। बात ये है कि आप जो गलत समझते हैं वो तरीक़ाकार हो सकता है आपके नज़दीक जो गलत है मेरे नज़दीक भी गलत हो, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अदालत ने जो फैसला किया है वो हुकूमत उसमें साबित कर देती इस बात को। लेकिन अब आगे शहबाज शरीफ साहब, जैसा आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब के साथ मिलेंगे, वहाँ पे ज़ाहिर कंसल्टेशन भी होगी, आगे की हिकमत अमली भी तय होगी। क्या स्ट्रेटजी लेके जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब उनके साथ डिस्कस करने के लिए? देखिए, शहबाज शरीफ की जो स्ट्रेटजी है बड़ी क्लियर है, और वो स्ट्रेटजी है मफाहमत की सियासत। वो ये समझते हैं कि अब ये जो है ना मुहासमत और हर वक्त की लड़ाई झगड़ा ये ख़त्म होना चाहिए, मुल्क में मफाहमत की सियासत होनी चाहिए, और लोगों को, तमाम सियासी जमातों को मिल के इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। और अगर ये मफाहमत होगी तो फिर ये कानून भी काले ख़त्म होंगे। ये सारे मामलात जो हैं जिनमें हम सब को इतराज़ है, मनी लॉन्ड्रिंग हो या कोई लूट खसूट हो, वो उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती। अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो मुझे बताएं किस तरह से बेहतरी आएगी। बिल्कुल सही। लेकिन हिलाली साहब, आपके ख्याल से ये जो स्ट्रेटजी लेके शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के पास जाएंगे तो वो अग्री कर लेंगे? क्योंकि वो तो हम देख रहे हैं कि वो एक एक्सट्रीम पोजीशन लिए बैठे हैं वहाँ पर। सबीना, क्या वो अग्री करेगा? वो मैं समझ नहीं आ रही मुझे। मैं तो इतना मायूस हो गया हूँ ये सुन के। मैं अब देखिए, एक बहुत बड़ा सदमा होता है जब आपको पता होता है कि आपका लिए कानून एक है और दूसरों के लिए एक है। ये एक कास्ट सिस्टम इंडिया में आप जानती होंगी, कास्ट सिस्टम जो होता है, ब्राह्मण कुछ चीज़ करता है और उसको कुछ नहीं कहते, मगर अगर शूद्रा ने कहा तो वो उसको पकड़ लेते हैं। ये बेचारों को रहना पड़ता है हिंदुस्तान में। अब आप यकीन करें कि ये क्या कर रहे हैं उनके हुक्मरान, 3% 4% डिक्लेयर कर रहे हैं। गार्डियन अखबार में निकला है 3% और 4% डिक्लेयर कर रहे हैं जो लोग मर रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? दो कानून के मतलब। कश्मीर में एक इदारा है, ईदी के तले अखरोट उसका नाम है, उधर से सब उन्होंने ऑक्सीजन ले गए हैं दिल्ली को, और कश्मीरियों के कहते हैं तुम्हें होगा तो मरो। दिस इज द ट्रबल। ये जब दो लेवल्स ऑफ ये होते हैं, स्टेट ऑपरेशन, लीगली ऑपरेशन, उन्होंने ले गए हैं, उनको कहते हैं मरो। मगर ये भी तो यही है ना। अगर ये मर रहा है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए तो, और ये जाना चाहता है, जितना भी चोरी कर जाओ, दूसरे लोग मर रहे हैं, उनका ट्रायल भी नहीं हुआ है, उनको इलीगली जेल में रखा हुआ है, बगैर कॉज उनको जेल में रखा हुआ है। बिल्कुल कोई कानून नहीं करता है कि तुम 5 साल किसी को जेल में रखो और ट्रायल भी नहीं करो। ये बात उस वक्त भी बिल्कुल सबने उठाई थी। बुरा लगता है बिल्कुल, हर एक को बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको एंटरटेन भी नहीं जो हुई होंगी इस तरह बीमारी की बेस पर। लेकिन इमरान साहब, अब आपको क्या लग रहा है, मरियम नवाज को भी फिर जाने की इजाजत मिल जाएगी जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को मिल गई है? देखिए, अभी तो जब तक शहबाज शरीफ नहीं आते कोई नहीं जाएगा। अच्छा, शहबाज शरीफ जब वापस आ जाएंगे तो उसके बाद 2 वीक्स में आ जाएंगे वापस, या 2 वीक्स में नहीं, 2 महीने 2 मंथ्स में आ जाएंगे वापस। अदालत में जो आज उन्होंने अपनी टिकट पेश की है, रिटर्न टिकट, उसके मुताबिक वो 3 जुलाई को आ जाएंगे, और अदालत ने कहा कि 5 जुलाई को वो खुद पेश हों। उन्होंने फ्रीकैन को नोटिस भी 5 जुलाई के दिए हैं। तो आपको लगता है उसमें मुझे लगता है कि वो आ जाएंगे वापस। मीनवाइल जो पीडीएम की सियासत थी वो भी अब इसका मतलब है दफन कर दी जाए, और बाकी भी जो अपोजिशन है, बाकी तो फिर खैर पीपल्स पार्टी वो तो इस वक्त वैसे भी कोई बहुत ज्यादा हमें एग्रेसिव मूड में नजर नहीं आ रही। 2 महीने चैन है। सुने, पीडीएम की सियासत पे तो हम पूरी तरह से कल प्रोग्राम में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बाकी ये है कि अभी अगले 2 महीने आप अल्लाह से दुआ करें कि कोरोना जो है ये उस तरह से सर ना उठाए, इसका कोई फिलहाल गवर्नमेंट के लिए चैलेंज जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज इस पूरी कौम के लिए इस वक्त कोरोना है। ठीक है, मैं ब्रेक की तरफ भी जाती हूँ, लेकिन लाली साहब आपसे भी लास्ट कमेंट ले लूँ, थोड़ा सा सदमे को एक तरफ रख के जवाब दीजिएगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मरियम नवाज साहिबा यहाँ पर ही रहेंगी या फिर वो चली जाएंगी, उनको भी इजाज़त मिल जाएगी बाय द टाइम?
माने कि अगर आप एक चोर को दूसरे चोर को मिलने के लिए आप उसको इजाज़त देते हैं कि जाओ साजिशें करो, प्लान करो, ये करो, और जब वक्त आएगा फिर तुम इलेक्ट हो जाओगे और फिर सब लोग तुम खुशी से वापस आ जाना, इस किस्म का ये लग रहा है जो एक साजिश है। मैं तो कहता हूँ ये ऑब्वियस है ना, इतना ऑब्वियस अब हो गया है कि इससे ज्यादा ऑब्वियस नहीं हो सकता। आप सिर्फ लग रहा है, लेकिन इमरान साहब तो ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान साहब का यानी प्राइम मिनिस्टर का मुतबादिल हो सकते हैं, वो तो ये कह रहे हैं। फिर आप ये एग्री करेंगे कि वाकई हो सकते हैं, यानी कि वो इमरान खान को रिप्लेस कर सकते हैं उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ वो करने जा रहा है। अच्छा। आपको किसी कब की बात है, नॉट के होगा, अब तो रह गया है सिर्फ कब होगा। अच्छा। और कभी भी हो सकता है, 2 महीने 3 महीने। सितंबर में इनका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इस सितंबर में वो खत्म हो जाएगा ना। 6 महीने पहले उन्होंने लिया था, मई में शायद लिया था ना नो कॉन्फिडेंस। 6 महीने तक आप नहीं कर सकते। हाँ, तो 6 महीने के अंदर अंदर ये सब फैसले हो जाएंगे। और अगर आप खुद देख सकेंगी, अच्छा, मेरे तो ख्याल में तो ये सब मूव्स जो हैं दीज आर मूव्स उस सितंबर डेडलाइन के लिए। बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब है फिर इमरान साहब डील हो गई है तय शहबाज शरीफ साहब की? देखिए डील क्या, बहुत कुछ हो गया। और अभी मैं तो शायद समझता हूँ कि जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस वाली, इससे कहीं ज्यादा ये कि अर्ली इलेक्शन भी हो सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, अर्ली इलेक्शन भी हो सकते हैं। yes. और ज्यादा मुझे ये लगता है ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि अर्ली इलेक्शन हो, जिसका इंदिया असद उमर साहब ने भी दिया था कि अगर कोई ज्यादा ही टेंशन बढ़ गई तो इमरान खान साहब वो भी तोड़ सकते हैं असेंबलियां। इमरान खान साहब असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। इसकी वजह यह है कि उन्हें भी पता है कि अगर मैं असेंबलियां तोड़ूंगा तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अभी आप देखें 11 ज़िमनी इलेक्शन में से एक इलेक्शन वो जीते हैं, तो असेंबलियां तोड़ के उनकी जमात को कितने वोट मिलेंगे उसका आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं। इस वक्त PMLN के लीडर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना सनाउल्लाह साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि अदालतों से आपको मज़ीद रिलीफ मिला है, शहबाज शरीफ साहब बाहर जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो बहुत सीख पाया और उनका ये कहना है कि जी ये इंतहाई वो बहुत मायूस हैं इस फैसले से कि 2 कवानीन हैं। आप खुश हैं, मुतमईन हैं? आप लोग भी तनकीद करते रहे इन्हीं अदालतों पर। नहीं, देखें मामला ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब 2003 से यानी को आज से कोई 18 साल पहले के वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। वो ऑपरेट हुआ था उनका 2003 में, और उस वक्त से कोई एक, जब वो बतौर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, हर 6 माह बाद उनका एक मेडिकल चेकअप जो है वो मस्ट है। अब वो मार्च 2000 को यहाँ वापस आए थे, उसके बाद फिर ये उनकी वारंट आ गए, फिर उनकी बेल हो गई, बेल बिफोर अरेस्ट चलती रही। अब मई 2021 है, तो 1 साल 2 महीने बाद भी अगर वो अपना चेकअप नहीं करवाते तो फिर जो है वो लाजमी बात है कि उनको मसला पैदा हो सकता है। और ख़ासतौर पे जब वो जेल में थे, तो जब ये मेडिकल बोर्ड इन्होंने बनाया था गवर्नमेंट ने, उस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ लें। उन्होंने इंडिकेट किया है कि आपको फौरी तौर पे जो है वो चेकअप करवाना चाहिए जहां से आप ऑपरेट हुए हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, हम कैसे यकीन कर लेना ना, अब नवाज शरीफ साहब भी यही कह के गए थे कि वो इलाज करा के आ जाएंगे, वो रिपोर्ट्स भी भेजेंगे, सब कुछ, ना वो वापस आए ना उनकी बाद में। अब तो रिपोर्ट्स का भी कोई नाम निशान नहीं होता। नहीं, उनकी रिपोर्ट जो है बाकायदा रेगुलरली जमा होती है अदालत में। आज भी वहाँ पे ये बात हुई है और अदालत के सामने गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट के वकील ने खुद तस्लीम किया है कि जो उनकी रिपोर्ट जो है वो जमा होती हैं, और वो जिस ऑपरेशन के लिए गए थे वो अभी तक जो है वो ऑपरेट हुआ नहीं है। लेकिन मामला ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो 2 मरतबा इससे पहले गए हैं, जमानत केसेस होने के बाद, रेफरेंसेस दायर होने के बाद, और दोनों मरतबा जो है वो वापस आए हैं। अच्छा राना साहब, आज मियाँ साहब की जमानत पे फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी ये कानून के साथ एक मजाक है। आप खुद भी क्योंकि माहिर कानून है, शहबाज गिल साहब ने भी कोई ऐसी गुफ्तगू की है, तो आप क्या इस पर रद्द-ए-अमल देंगे? नहीं, देखिए ये इन लोगों को जो है वो अब ठीक है, इनको मायूसी हो रही है क्योंकि झूठ की हड्डियां जो उन्होंने चढ़ाई हुई थी वो अब जो है वो बीच चढ़ाए जो है
फट गई है। ये एहतसाब जो घटिया तरीन इंतकाम इन्होंने रवा रखा है 2.5-3 साल से, वो अब आगे नहीं चल पा रहा। तो अब इनको तो मायूसी होगी। अब ये तो कानून वही समझते हैं ना कि इनके कहने पे जो अब बशीर मेमन ने जो स्टोरी पेश की है, उसके बाद तो इनको शर्म करनी चाहिए, बल्कि डूब मरना चाहिए इनको कि इनका स्टोरीज तो हम दोनों तरफ से सुनते ही रहते हैं। राना सलामुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और राना सलामुल्लाह की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, मुतमईन है जी अलैन, और वो उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब वापस भी आ जाएंगे और उनके दौरे का मकसद महज इलाज ही है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, तो फिर बात करेंगे कोविड की सूरत हाल के हवाले से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना की सूरत हाल आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श तो क्या बल्कि गैर तसल्ली बख्श है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत तेज़ी से इसका फैलाव हो रहा है बड़े शहरों में। लॉकडाउन का जो ऐलान किया गया था वो इम्पोज हो जाएगा कल से। आज आखिरी दिन था रिलैक्सेशन का, जिसमें हमने देखा कि आज खूब फ़ायदा उठाया गया इस रिलैक्सेशन का। बाज़ारों में बेइंतहा रश रहा है और हमने देखा कि हर जगह ट्रैफिक जैम, और एक एक बाज़ार में एक एक शॉप में इंतहाई ज़्यादा रश देखा गया सारा ही दिन। तो इससे क्या सूरत हाल मज़ीद बिगड़ेगी, या फिर आने वाले दिन जो इसमें सारा कुछ बंद होगा उसमें ये बिगड़ी हुई सूरत हाल भी संभल पाएगी? इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। और हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए आपको क्या लगता है हिलाल साहब, जो अब आगे तो इन्होंने 8-10 दिन बंद रखना है सारे बाज़ार भी, मार्केट्स भी, लेकिन जो आज हो गया 1-2 दिन में, वो काफ़ी नुकसान है जो ये संभाल लेंगे? मैं नहीं समझता। जिस किस्म का केयरलेसनेस मैंने देखा है, जिस किस्म के लोगों को मैंने देखा है, जिस तरीके से घूम रहे हैं, जो रश है, वो जो जम के जो शॉपिंग पे जा रहे हैं, मैंने आधा घंटा ये अब्दुल्ला हारून रोड पे गाड़ी नहीं हिल रही थी। मेरे ख्याल में इसके बाद मैं समझता हूँ कि ये वायरस जो आज फैला हुआ होगा, 14 दिन के बाद उसका असर आपको नज़र आएगा, और वो असर जो होगा मेरे ख्याल में काफ़ी सीरियस होगा। इसलिए ऐसा ही कुछ हुआ था हिंदुस्तान में, जब उन्होंने अपने कांग्रीगेशंस और अपने मैस मीटिंग्स को कंट्रोल नहीं किया और सब बग़ैर मास्क जा रहे थे। तो अब आप देखें 2 हफ्ते के बाद क्या होगा। ये ईद तो गुजर जाएगा, इसलिए कि इन्फेक्शन 10-12 दिन लगता है अपने आप को दिखाने का, मगर उसके बाद जाहिर करने में, उसके बाद आई थिंक इट विल बी। इसलिए देखिए ये क्या वजह था। ये चाइना में मिसाल के तौर पे समझिए, ये एक ऐसी बीमारी थी जिसका हमारे पास वैक्सीन नहीं था। लेट्स थिंक, और जैसे बीमारी होते रहे, क्या तरीका होता था इसको रोकने का? एक ही तरीका था जो चीन ने बताया, वो मार्शल लॉ कर्फ्यू था। उन्होंने कहा, सीधी बात की उन्होंने, तुम मरना चाहते हो जो कम खाना चाहते हो, तुम मरना चाहते हो कि तुम ये जो सफरिंग है बर्दाश्त करना चाहते हो, सोच लो। अगर तुम मरना चाहते हो तो हम कुछ नहीं करते हैं, चलते रहो और लोग मरते जाएंगे और आस्ते आस्ते सब जगह फैलेगा। और इसलिए कि फैलेगा, हम नहीं चाहते हैं कि हम मरें, इसलिए कि उधर तुम्हारे वहाँ हम मार्शल लॉ लगाते हैं, रैशनिंग करते हैं, कर्फ्यू करते हैं। हमने ये चॉइस हमारे लिए, हमारे लीडर ने वाज़े तौर पे कहा, इमरान खान ने, कि ये नहीं हो सकता। अच्छा, मैं लॉकडाउन नहीं कर सकता। और अब तक लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, कह रहे हैं कंसिडरिंग कि लॉकडाउन नहीं हुआ, पाकिस्तान इज नॉट डूइंग बैडली, या सिलेक्ट लॉकडाउन जो होते थे वो बुरा नहीं है। क्या पता, मगर मैं समझता हूँ कि अगर हमारे हमसाये मुल्क में ऐसा हुआ है तो इधर क्यों नहीं होगा। अल्लाह ताला रहम फरमाए। लेकिन इमरान साहब तो नहीं चाहता वायरस। सही, अगर इमरान साहब कुछ घंटों खोलने की बजाय अगर इसको हम ज़्यादा देर खुला रखते शॉप्स को, और लोग डिवाइड हो जाते, मुख्तलिफ जगहों पर आ सकते, वो बेहतर होता है? या आपने 6 बजे बंद कर देना था? सबको पता था आखिरी दिन है, सब एक साथ निकले हुए थे और सब एक साथ घुसे हुए थे शॉप्स में बगैर SOP। अच्छा समीना, मैं तो ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे
कि आज का रश नहीं था। पिछले एक हफ्ते से पिछले एक हफ्ते से ऐसे ही रश था। दुकानों पे आप चले जाएं, किसी मार्केट में पाँव रखने की जगह नहीं थी शॉपिंग के लिए। तो आज ही चांद रात यकीन करें कि गाड़ी जिस तरह हिलाली साहब ने कहा, मुझे ऑफिस आते हुए मेरे घर के से ऑफिस के रास्ते में 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे शॉपिंग के लिए लोग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स हैं बड़ी, ख़ास तौर पे गारमेंट्स की। वहाँ पे से निकलना, जहाँ से आप 2-3 मिनट में निकलते थे, वहाँ से निकलते हुए कम से कम 20-25 मिनट लग जाते थे। जब ये हालत हो तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं रश का कि वहाँ पे क्या रश होगा। मेरा हौसला नहीं पड़ा, यकीन करें, मुझे कुछ चीज़ चाहिए थी तो मैंने ड्राइवर से कहा कि वहाँ चलो मार्केट, लेकिन जब मैंने उस चौक में इशारे पे रश देखा तो मैंने कहा नहीं, ऑफिस की तरफ मोड़ लो। मेरा हौसला नहीं पड़ा कि मैं रुक के वहाँ अंदर जा सकूँ, इतना रश था। लिहाजा या तो हुकूमत को ये चाहिए था कि लॉकडाउन, प्रॉपर एक लॉकडाउन लग जाता और जिस पे वो कह देते कि जनाब बिल्कुल सब दुकानें बंद हैं। चलें, मान लिया आपकी बात कि आप उस तरह से नहीं कर सकते, फिर आप एक मेहरबानी करते, आप उनको ये 6 बजे तक ना करते, आप उनसे कहते कि आप 24 घंटे खुली रखें। फिर आप 12 घंटे के लिए दुकान ना खोलें, आप 24 घंटे खुली रखें, ताकि कम से कम ये हो डिवाइड हो जाते लोग सारे दिन में 24 घंटे में एक ऐसी चेन बनती कि उस तरह से रश ना होता, लोगों को भी पता होता कि इस वक्त हम जाएंगे तो रश कम होगा। लिहाजा ये आधा तितर आधा बटेर वाली जो है ना पॉलिसी, वो कभी भी मैं समझता हूँ कि फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। आप या तो आप उसको कर दें, पूरी तरह से लॉकडाउन कर दें, या फिर आप उसको पूरी आज़ादी दे देते कि आप 24 घंटे करें। और हमने बस अड्डों पे भी यही सूरत हाल देखी, जिन लोगों ने वापस जाना था वो 1 हफ्ते बाद नहीं जा सकेंगे, तो वो 1 हफ्ता पहले ही वो रश अब सुन लें, मुझे ये इन्होंने कहा जी 50% पे वो बिठाएंगे इंटरसिटी पे ना ट्रांसपोर्ट वाले। अभी आप जाके किसी को भेज दें किसी शहर में, कहीं ये फॉलो नहीं हो रहा कि जी 50%। बसों वाले धड़ाधड़ बिठा रहे हैं। अभी ट्रेनों में देखेंगे लोग छतों पे भी बैठे होंगे। कहाँ SOPs? आज जुमा की नमाज में मौलवी साहब चीखते रहे, वहाँ लोग चीखते रहे कि SOPs हैं, आप फासला रखें, लेकिन नहीं, यकीन करें कि लोग मानते ही नहीं, ज़बरदस्ती घुसते हैं। ठीक जी, हिलाली साहब आपको क्या लगता है कि देखिए समीना, देखिए ये बिल्कुल सही कहा है इमरान ने, बिल्कुल सही कहा है, मगर ये क्या कह रहा है, ये एक्चुअली एक सबकॉन्शियसली ये कह रहा है कि हमारा कसूर नहीं, पढ़े लिखों का कसूर नहीं है, या मेरा कसूर नहीं हो सकता, ये उन लोगों का कसूर हो जो जाहिल हैं, वो समझते नहीं है। भाई यू नो योर पीपल, आप एक लीडर हैं, आपको पता है आपके लोग क्या है। जब आपको पता है, आप समझते हैं एक अपील से वो हो जाएगा, आप समझते हैं कि उनको कहना मेहरबानी ये हो जाएगा, नहीं होता है ना। काश के होता था। जब उधर चाइना में वो कहते हैं आप सड़कों पे नहीं आ सकते, तो सड़कों पे लोग नहीं आ सकते। इधर आप कहें मत आओ सड़कों पे, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, फिर आएंगे, फिर आप मारेंगे, आधा चले जाएंगे, फिर आप उन पे एक्शन लेंगे, दूसरे आधा और चले जाएंगे। आपको हमारे लोगों का जो यू नो दे उनका किस किस्म की जहन है, तो अगर आप जानते हैं तो मेहरबानी से एक्ट लाइक यू नो देम, और आप जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक्ट। अब वो एक्शन ले रहे हैं ना। अब आगे आपको क्या लग रहा है लाली साहब, जो अब ये बंद होगा सब कुछ 8-10 दिन के लिए, तो उससे वो चेन टूट जाएगी, थोड़ा फायदा हो जाएगा? देखिए ये जो बेचारा मैं कह रहा हूं, हमारा लीडर जो है, हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, बेचारा इसलिए है कि ये शॉपकीपर्स जो हैं, दुकानदार जो हैं, वो उनको मिलते हैं और उनको कहते हैं कि हम ख़त्म हो जाएंगे जी, अगर ईद की शॉपिंग आप ना करने दें हम तबाह हो जाएंगे। कौन तबाह होंगे? शॉपकीपर्स तबाह होंगे। क्यों होंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए कि कुछ लोग नहीं होंगे, चीज़ें उनके फ़रोख्त नहीं कर सकेंगे। अगर वो लोग हैं शॉपकीपर जो, माफ़ करिए, अगर उनका दुकान 1 महीना भी बंद हुआ, मरेंगे नहीं भूख से, कुछ नहीं होगा उनको, मगर वो हैं जो प्रेशर डाल रहे हैं। क्यों? लालच, पैसे। देखो मैं नहीं कहता कि उनका कसूर है, मैं कहता हूं कि अगर आप ब्लैक एंड वाइट से सोचें कि अगर आप खोलें इन्फेक्शन होगा, बंद करें इन्फेक्शन नहीं होगा, तो उनको नहीं खोलना चाहिए और बर्दाश्त करना चाहिए, मगर वो नहीं करेंगे। ठीक। और प्राइम मिनिस्टर का काम है, लीडरशिप का काम है कि उनको जबरदस्ती से करवाएं।
ठीक है। जैस्मीन ना, तमाम दुकानदार जो है ना इस काबिल भी नहीं होते कि वो सारा महीना बंद करें, क्योंकि देखिए यहाँ ये किराए पे दुकान है उन्होंने किराए भी देने ही देने हैं। कह रहा हूँ यहाँ ये भी प्रॉब्लम, लोग लाखों रुपए किराया देते हैं। हुकूमत ने हालांकि रिलीफ दिया था और कहा था कि आप 2 महीने या 3 महीने पिछली दफा किराया ना लें, लेकिन पिछले साल की बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी एक मालिक ने भी किराया माफ नहीं किया। बिल्कुल, लोगों ने किराए में कोई कमी नहीं की, लिहाजा दुकानदारों के भी अपने मसाइल हैं। हुकूमत को ये चाहिए कि एक उनका पूरा देखें, साल से ज़्यादा हो गया, उनका सर्वे करवाते, जो वहाँ पे दुकानदारों की जो यूनियंस है उनके साथ मिलते और जो वाकई इस तरह के छोटे दुकानदार थे उनकी मदद भी करते, और जो बड़े और मीडियम साइज़ के दुकानदार हैं उनको कहते जी ठीक है आप बंद करें, उनको आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं उनकी मदद भी करते ताकि किसी को इस पर एतराज़ ना होता। चलिए जी, देखते हैं बहरहाल कि क्या सूरत हाल बनती है। आखिरी इस वीक में तो ये देखा है कि काफ़ी ज़्यादा SOPs की खिलाफ वर्जी भी हुई है और लोग बहुत जमा भी हुए एक जगह पे, लेकिन अगेन आगे कुछ दिन जब सब बंद रहेगा तो क्या उसका असर ज़ाइल हो सकेगा, ये चेन टूट पाएगी या नहीं, आइंदा चंद दिनों में इसका पता चल जाएगा कि किसकी स्ट्रैटेजी ठीक रही। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो एक अहम खिताब की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिफारतकारों के हवाले से कुछ इत्मीनान का इजहार नहीं किया, उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। जी, इमरान खान साहब गुस्सा कर रहे थे कि जो हमारे सिफारत खाने हैं बाहर, वो हमारे ही पाकिस्तानी जो कि मज़दूर तबका है वहाँ पर, उनके साथ उनका रवैया ठीक नहीं है, और जो दीगर भी उन्होंने गुफ्तगू की आपने सुनी। इस पर ज़रा मैं दोनों से बात कर लूँ, लेकिन हिलाली साहब की तरफ पहले जाते हुए क्योंकि उनकी ये फील्ड है। हिलाली साहब, वाकई सफारत खानों में ऐसी ही सूरत हाल है जिस पर वज़ीर आज़म इतना बरहम हुए? देखिए, वज़ीर आज़म ने बिल्कुल सही बात की। बहुत सारे सफारत खाने हैं जिधर हमारे मज़दूरों जब जाते हैं उनको वो अटेंशन नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उसने। मैं 38 साल रहा हूँ और 5-7 मुल्कों में मैं एम्बेसडर रहा हूँ, मगर 3-4 मुल्कों में आई वॉज फुली उधर था। मैं आपको 2-3 चीज़ें जल्दी से बता दूं। बात असल ये नहीं है कि हमारे एम्बसीज़ ख़राब हैं, बात असल ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी हमारे में नहीं है। देखिए, मैं होता था रोम में, पाकिस्तानी पॉपुलेशन होता था मिसाल से टूरिन में, मिलान में, 700 मील का फ़र्क है, मगर मिलान में हमारा कोई बंदा ही नहीं था उधर। तो फिर क्या होता था, उनको एक दिन की छुट्टी करके आना पड़ता था, फिर आके रोम एक दिन बेचारों को ठहरना पड़ता था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि तुम मत आओ, मैं एक टीम भेजता था रोम से मिलान जाएं और उनको पासपोर्ट्स दें, मगर उस चीज़ के लिए पैसे चाहिए थे। गवर्नमेंट पैसे नहीं देती। भाई क्यों नहीं देती थी, क्यों नहीं देती थी? देना चाहिए था उनको। तो मैंने क्या कहा, मैंने एंटरटेनमेंट अलाउंस से काटा, मैंने ट्रैवल से काटा, मैंने फिर भी 3, एक काउंसलर के साथ या एक फर्स्ट सेक्रेटरी के साथ 2 लोगों को भेजा, उनको जाके पासपोर्ट दें। बड़े खुश थे हमारे पाकिस्तानी। यू हैव टू, देखिए आपको अगर आपके पास वो इजाजतें नहीं है, आपके पास कम्युनिटी वेलफेयर ऑफिसर चाहिए हर शहर में जिधर पाकिस्तानीज होते हैं, अगर उसको घर चाहिए, उसको फंड चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, और फिर वो आदमी उधर बैठ के पुलिस से, लॉयर्स से, सबसे राब्ता रखता है, किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मदद कर सकता है। ऐसा प्लान करना चाहिए। ये नहीं है कि बस आप एक दारू खिलाफा में बैठे हुए हैं और बस अपनी ड्यूटी हो रही है। ठीक है, लेकिन इमरान साहब, जो बाकी सिफारतकार हैं वो कुछ और, जिनमें मलिहा साहिबा का नाम भी मलिहा जंजुआ, वो तो काफ़ी इस पर नाला हुई हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। देखिए, बात यह है कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। मैं कहता हूँ मलिहा साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा होगा, वज़ीर आज़म को गलत तहमीना नाम है, तहमीना जंजुआ ने सही कहा होगा, लेकिन मुझे ये बताएं वज़ीर आज़म ने गलत क्या कहा है। मैं तो नहीं समझा कि वज़ीर आज़म ने, अभी हमने भी जो गुफ्तगू दिखाई उसमें कोई एक बात भी गलत कही हो। सही। भाई वज़ीर आज़म ने जो कहा है वाकई ठीक है, वहाँ पे होता है, एम्बेसीज वाले लोग सुनते ही नहीं। वहाँ किसी ने अपनी शादी की, तलाक की, सेहत की, तालीम की कोई दस्तावेज तस्दीक करानी हो, आपको पता है उसके लिए जुए शेड लाने से कम नहीं होता। बिल्कुल ठीक।
वहाँ जब आप छोटे छोटे उनके मसाइल हल नहीं करते तो दूसरे बड़े मसाइल तो बड़ी दूर की बात है। एम्बेसडर से मिलना स्वाय उन चंद लोगों के, अभी वहाँ शहबाज गिल साहब गए हैं 2 दिन पहले, तो जद्दा में पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने अंबार लगा दी, कहते हैं एम्बेसी वाले जो हैं और कौंसलेट वाले सहाफ़ियों को नहीं मिलने देते, आते ही नहीं, अपनी मर्जी के चंद लोगों को नाम ने आज सहाफ़ी बना के पेश कर देते हैं। असल ये हर एम्बेसी में पाकिस्तान की ऐसा नहीं होगा, लेकिन बेशतर एम्बेसीज में ये हाल जरूर है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी वैसे होनी चाहिए, पहली दफा है कि किसी ने इस चीज के ऊपर नोटिस भी लिया। होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। और जो अभी लाली साहब कह रहे थे, देखिए एम्बेसडर का काम क्या, एम्बेसडर का क्या मतलब है? आप वहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के, आप वहाँ पे एम्बेसडर हैं, सफीर हैं, आपने आप वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप किसी इंसान की नहीं कर रहे, पाकिस्तान की, इस रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो आपको खुद लोगों के मसाइल हल करने के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप ये छोटे छोटे काम होते हैं, अगर आप एक बंदे को वहाँ, जैसे हिलाली साहब ने कहा, अब रोम में वहाँ से बुल्जानो में कोई रहता है, कोई मिलान में रहता है, कोई वरोना में रहता है, दूर से आना पड़ता है, दूर से लोग जब आते हैं वो बेचारे तो गरीब लोग होते हैं। इस वहाँ ये हर जरूरी नहीं है कि हर ओवरसीज पाकिस्तानी आपका अरबपति ही हो, बिल्कुल वहाँ पे ज्यादा तबका तो मजदूरों का है। बिल्कुल सही है। तो अच्छी चीज़ है जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ का नोटिस लिया है, वी होप फॉलो भी किया जाएगा और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं पाकिस्तानी, उनकी मुश्किलात में कुछ कमी लाई जा सकेगी। आज के प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं नाज़रीन, फिर इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।